हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कह सकते आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आए हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है हमारी, छोटी होती है और एक ही आती है, तो उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए और क्लास को पूरा देखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी व्हाई इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसीडर्ड एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चाहे वो एनआईएस की बात कर लूँ या फिर हम सीबीएसई की बात कर ले, कई बार पूछा गया। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको शॉर्ट में करते हुए बताना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है। तो बोल रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ तो विशेषताएं बता दीजिए, या उसको लीगली क्यों माना गया है वो बता दीजिए। तो चलिए लीगली की बात करते हैं। तो सबसे पहला है जनता का प्रतिनिधित्व होता है। देखो, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम जनता की इच्छा की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा जो जनता होता है ना, उसका प्रतिनिधित्व, देखो जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकतांत्रिक सरकार। हमेशा याद रखना, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो पहले इसीलिए इसको पसंद भी किया जाता है, क्योंकि फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है कानून का शासन। देखो, कानून का शासन जो होता है वो लोकतंत्र में सबसे ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र में या फिर किसी भी सरकार में, ठीक है, या किसी भी देश को किसी संविधान से बनाया जाता है। और संविधान की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे लोगों का शासन होता है, यानी कि लोगों की इच्छाओं के बारे में भी जानकारी होती है। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे कानून का शासन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। सभी लोग कानून के सामने समान होते हैं, सरकार भी कानून के अधीन होती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला तो मैंने बताया जनता का प्रतिनिधित्व, और दूसरा बताया मैंने कानून का शासन, ठीक है। तीसरा है उत्तरदायित्व, यानी आंसरेबल। आंसरेबल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो लिखा है, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यानी कि जाहिर सी बात है, देखो अगर डिक्टेटरशिप होती तो डिक्टेटरशिप में तो कोई किसी की सुनने के लिए नहीं बैठा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये सीन है कि भाई आपको जनता की सुननी पड़ेगी, जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलत फैसला लिया, गलत काम किया या कुछ भी किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनता का आपको जनता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल जनता के प्रति होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला था जनता का प्रतिनिधित्व, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश वाली भी है क्या, चलो इंग्लिश वाला भी सुनना। पहले तो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, बिल्कुल ठीक, जनता का प्रतिनिधित्व। दूसरा है कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी या फिर आंसरेबल गवर्नमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। इसके ये ना एक उत्तरदायित्व होती है या फिर अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर कोई भी गवर्नमेंट गलत स्टेप उठाती है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसे आंसर देना पड़ता है उन्हें, ठीक है। फिर आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में जब हम बात करते हो तो याद रखिएगा कि लोकतंत्र में ना नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिससे जनता अपनी सरकार को बदल सकती है, ठीक है। अगर अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी 5 साल से केजरीवाल साहब हमारे सीएम थे। अब जनता को नहीं समझ में आया उनका काम, या नहीं पसंद आया, तो उन्होंने क्या कह दिया, उसको हटा के, आम आदमी पार्टी को हटा के बीजेपी को लेकर आ गई। तो जनता है भाई, ये कुछ भी कर सकती है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। जहां हम एक समय तक सोच रहे थे यार केजरीवाल तो पक्का है अपनी गवर्नमेंट बनाने वाले, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जनता है, उनको काम सही लगेगा, पसंद आएगा, ठीक है। नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, बदल देंगे, ठीक है। तो उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात की है। एंड लास्ट है नागरिकों के अधिकार। इसके अंदर एक चीज़ है कि नागरिकों की सुनी जाती है, नागरिकों के अधिकारों के बारे में पता होता है, ठीक है। अब कोई गवर्नमेंट ये बोलते नहीं, हमारे बजट से ही सरकार चल रही है, देश चल रहा, नहीं। देखो, जनता की वजह से सरकार चल रही है, देश चल रहा है। जनता से अगर ऊपर बनने की कोशिश करेगा कोई नेता, तो उसको जनता 2 मिनट में नीचे भी लियागी, ठीक है। अब लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे कि भाषण देना, अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो मौलिक अधिकार तो हमारे बहुत सारे हैं, आप लोगों ने पता ही होंगे आप लोगों को। चलो कमेंट में बताओ कि हमारे टोटल कितने मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी किसका काम होता है, लोकतांत्रिक सरकार का काम होता है, ठीक है। क्लियर, बोलो यस और नो, यस। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो वाले हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लेकर आया हूँ मैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, वो सारे मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि अब PDF बना के ला रहा हूँ ताकि आप आंसर और क्वेश्चन दोनों देख सकें, वरना क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ही होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार तानाशाही सरकार से किस तरह से बेहतर है।
ठीक है, यानी तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हिंदी में इंग्लिश में है, हाउ इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अ डिक्टेटरशिप। ठीक है, तानाशाही सरकार जो है उसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार बेहतर है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि तानाशाही सरकार होती है, तो वो तानाशाही सरकार उसे कहते हैं जिसमें एक शासन होता है, एक का शासन होता है, एक ही शासक होता है। ठीक है, और वो अपनी मनमर्जी से चलाता है, उसे गवर्नमेंट मतलब उसको गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलाने पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का मामला ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट तो होती है ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हो, क्योंकि भाई एक प्रॉपर है गवर्नमेंट जो चलाने वाला है। ठीक है, उसके अंदर तो लाइक कई सारे मिनिस्टर्स वगैरह ये सब कुछ होंगे, मगर तानाशाही सिर्फ एक बंदे की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक तानाशाह था। ठीक है, पहले ज़माने में जितने भी राजा वगैरह के बारे में आप सुनते हैं वो सब क्या थे, तानाशाही में आते हैं। ठीक है, अब कंपेरिजन बोल रहा है भैया, ये बताओ तानाशाही और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस बताइए। सो ऑब्वियस सी बात है यार, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस में ये आ जाएगा, पहले तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो जनता की भागीदारी, लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अंदर जनता का भागीदारी होता है ना, जनता जो होती है वो भाग ले सकती है, भाग लेने का अधिकार है। जबकि तानाशाही में सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता और अधिकार। देखो, लोकतंत्र नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं देता है और अधिकार प्रदान करता है, जबकि तानाशाही में नागरिकों की स्वतंत्रताएं सीमित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बनाते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि जनता जो है ना, उनको मालूम है यार 5 साल बाद हम अपन लोगों को वोट देना है, जिताना है। ठीक है, ये होता है। बट वहीं पे जब हम उनकी बात करते हैं तानाशाही, उसमें जो जनता है वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनको पता है बेचारों को कि यार ये वन लास्ट टाइम है, इसके बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब वन लास्ट टाइम क्या है कि अब तो मतलब जो करेगी हमारे गवर्नमेंट ही करेगी, मतलब हमारा वो जो राजा है वही करेगा और कोई करने वाला यहाँ पे है नहीं, है ना। तो स्वतंत्रता और अधिकार, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्वतंत्रता और अधिकार कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? हाँ, लोकतांत्रिक सरकार में ज़्यादा होते हैं, ना कि तानाशाही में। थर्ड आता है उत्तरदायित्व और जवाबदेही। उत्तरदायित्व मतलब होता है, चलो इंग्लिश वाले भी है यहाँ पे बैठे हुए, सॉरी। तो पहला तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होता है वो डेमोक्रेसी में होता है, ना कि डिक्टेटरशिप में होता है। दूसरा है फ्रीडम एंड राइट्स जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में ज़्यादा होते हैं, ना कि उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वहीं पे अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी कहाँ पे ज़्यादा होती है? अकाउंटेबिलिटी। और अगले पॉइंट आता है हमारे सामने पीसफुल चेंज। देखो, पीसफुल चेंज या शांतिपूर्ण परिवर्तन के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि अब 5 साल बाद अगर कोई गवर्नमेंट हटती है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हटी और बीजेपी आई उसकी जगह, तो ये शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। मगर वहीं तानाशाही होती है तो जाहिर सी बात है, लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हिंसा वगैरह होता है ना। तो पीसफुल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक विकास जो है, लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास की संभावना अधिक होती है, क्योंकि सरकार जनता की जरूरतों और मांगों पर ध्यान देती है। उनको मालूम है यार, अगर आज हमने काम नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है 5 साल बाद वो हमको मौका दे ना दे, कोई भरोसा नहीं है ना। और साथ और मौका देती भी नहीं है गवर्नमेंट को जल्दी। हमें ये भी चीज़ नोटिस किया भाई, देखो अगर आप काम नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको दोबारा चांस देंगे भी नहीं, है ना। दिल्ली ने यही किया इस बार, है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया में सिर्फ उन्हीं का फोकस है, उन्हीं पे फोकस है जो कुछ करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये सोच के बैठे नहीं हम तो दिल्ली के मालिक हैं, तो फिर आप मालिक वाली ज़िंदगी घर पे बताइए, यहाँ पे बाहर में नहीं। ठीक है, तो आप दिल्ली के क्या है, सेवक है। ठीक है, दिल्ली की जनता के आप सेवक है, और सेवक बन के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका समय बार बार आएगा। अगर आप दिल्ली के मालिक हैं तो भैया नहीं, दिल्ली के मालिक होगा तो काम यहाँ पे है नहीं। अगला क्वेश्चन है, ताज़े पानी के औद्योगिक प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, और उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो इंग्लिश वालों के लिए लिखा है, हाउ कैन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ताज़े पानी के औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ताज़े पानी की यानी फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, इसलिए दिल्ली को भी हम साफ़ करने के लिए ही वोट डाला है हमने को साफ करने की। तो और बीजेपी ने शुरू भी कर दिया शायद काम। ठीक है, तो ये काम ही है, क्योंकि देखो ये काम जनता का है, और जनता का काम अगर नेता लोग नहीं करेंगे या फिर जिन्हें चुन के भेज रहे हैं वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ताज़ा पानी, ठीक है, उसको मतलब, और उसको गंदा करने का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइए? नहीं, आपके घर से निकलने वाला पानी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता जितना औद्योगिक प्रदूषण से। यानी कि आप यमुना नदी या फिर किसी भी नदी के किनारे पर अगर इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री का सारा गंदा पानी कहाँ जाएगा? जी हाँ,
आपके उसी रिवर में जाएगा। तो इसीलिए यमुना भी मेन गंदी होने का कारण यही है, क्योंकि यमुना इसलिए गंदी है क्योंकि दिल्ली जो हुआ एक इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी जानी जाती है। अब दिल्ली के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्री है, वो सारा का सारा पानी कहाँ छोड़ रही है, यमुना में छोड़ रही है। इसलिए देखो आप वहीं पे आप अगर आप यूपी में चले जाओ तो यूपी में आप गंगा में या किसी भी नदी में नहाने का दम रखते हो, मगर दिल्ली में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो पॉल्यूटेड रिवर यूज़ कर रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी के अंदर पॉइंट की बात कर रहे हैं कैसा तरीके क्या है। तो पहले तो अपशिष्ट उपचार, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट या फिर अपशिष्ट उपचार के बारे में जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंडस्ट्री जो होता है, उद्योग जो होता है, वो अपने अपशिष्ट को नदियों और झीलों में छोड़ने से पहले उसे उपचारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए रासायनिक उद्योगों को अपने अपशिष्ट में मौजूद हानिकारक रसायनों को निकालना चाहिए। ठीक है, मगर कौन इतना ध्यान देता है यार, कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने पानी छोड़ा है केमिकल युक्त, ठीक है, उसको पहले तो अनकेमिकल करें। ठीक है, उसके अंदर कुछ मतलब अब कैसे, उन्होंने एक बार छोड़ दिया, अब उस पर थोड़ा काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है पुनर्चक्रण, जिसे बोलता है रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल करना। ठीक है, रिसाइकलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हमें पता है। पुनर्चक्रण क्योंकि देखो उद्योगों का पानी पुनर्चक्रण करना चाहिए ताकि ताज़े पानी की खपत को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री अपने उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए गए पानी को साफ करके दोबारा उपयोग कर सकती है। ठीक है, अब रिसाइकिल का मतलब ये है कि भाई अगर आप इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही है वाटर, ठीक है, तो उनको कंजम्पशन जो है ना वो फ्रेश वाटर का, फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री जो है वो क्लीन कर सकती है ना, और रीयूज़ कर सकती है वाटर का, तो उसका बिल्कुल करना चाहिए उसे, है ना। तो उस पानी को भी रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जापान में जाना हो ना, जापान में क्या होता है कि जो पोर्ट होते हैं ना, पोर्ट के ऊपर जो लगा होता है जिसके अंदर फ्लश का जो पानी आता है, ठीक है, वो जो फ्लश का पानी होता है ना, उसके ऊपर वो बेसिन लगाते हैं जिसमें हम हाथ धोते हैं। अगर वो हाथ धो रहे हैं बेसिन में, तो वो पानी सारा के सारा किस में जा रहे हैं, फ्लश करने वाले पोर्ट में जा रहे हैं, और फिर आप फ्लश कर सकते हो उस पानी को, है ना, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हो। तो देखो वो जो पानी हाथों से हाथ धो रहे, तो वो सारा पानी तो वैसे नाली में चला जाता है, सारा यूज़ हो गया, बट उसको भी वो क्या कर रहे हैं, फ्लश के काम में यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के ये भी एक रिसाइकिल, मतलब ये भी एक बहुत बेहतर है एक तरीका जिसमें आप वाटर को जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वाटर को, जाहिर सी बात है यार, हर पानी को ऐसे ही वेस्ट ना करें ना। अगर आपको उसका काम है तो आप करिए। ठीक है, अब पानी चले जा रहा है, टंकी में बहाई जा रहा है, गिर रहा है। ठीक है, मगर लोग इसको सीरियस समझ नहीं रहे। ठीक है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अगला यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग। देखो प्रौद्योगिकी का उपयोग ये है कि प्रदूषण को कम करने के लिए नई तकनीकों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए झिल्ली निस्पंदन, जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। ये एक टेक्निक होती है, इसके अंदर प्रदूषण पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप पानी को साफ़ कर सकते हैं। फिर चौथा है सरकारी नियम और कानून, यानी गवर्नमेंट को जो नियम है ना, कानून, वो सख्त बनाने चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, मगर गवर्नमेंट तो खुद उसका सपोर्ट कर लेती है। थोड़ा पैसा क्या गवर्नमेंट को इंडस्ट्री वाले दे देते हैं, तो बोलते कोई बात नहीं बेटा, आप करो, कोई बात नहीं। ठीक है, कितनी इंडस्ट्री ऐसी है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन करती है, बट क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? गवर्नमेंट को पूरा पता है, मगर गवर्नमेंट के पास मोटा पैसा है तो उनके पास, तो वो उन पर ध्यान क्यों देगी, है ना। तो पाँचवा है जागरूकता, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये हो जाता है उद्योगों और जनता के बीच प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो अगर लोगों को भी इससे फ़र्क पड़ेगा, उद्योगों से निकलने वाला कचरा जो वाटर पोल्यूशन कर रहा है, अगर लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है ना, तो लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मगर आज की डेट में हमें ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें अपने संसाधनों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, और कौन पोल्यूट कर रहा है ये भी हमें बेहतर मालूम होना चाहिए, है ना। सही कह रहा हूँ ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी भी देश की आर्थिक शक्ति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, देखो आप इस पे भी क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन तो है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो जब किसी देश की आर्थिक शक्ति के बारे में बात करते हैं, विनिर्माण उद्योग के विकास से कैसे मापी जाती है, इस पर बात करेंगे। तो याद रखना, ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन इसलिए सत्य है क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक शक्ति जो है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही मापी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग किसी देश में कितना हो रहा है, ये मैटर करता है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, आज के दिन में आप जापान के बारे में बात करते हैं, तो जापान की खुद की कितनी सारी कंपनीज है जो कि हमें मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए कि कौन सी फेमस कंपनी है जो जापान की है मोबाइल के मामले में, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि अगर इंडिया ही है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है तो इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो पहले तो रोज़गार होगा,
यानी जॉब क्रिएशन होगी। अगर विदेशों से आके हमारे इंडिया में कोई फैक्ट्री खोलता है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा तो सबसे पहले लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। जॉब के बाद दूसरा है उत्पादन और निर्यात ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि जाहिर सी बात है ना, अभी तक हम लोग दूसरों से अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे आयात कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमें एक्सपोर्ट करने का भी एक मौका मिलेगा, ठीक है, दूसरा ये। तीसरा है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास मतलब बोले तो है, हाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमको ये भी पता है टेक्नोलॉजी का यूज़ जब अगर ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है, और कैपेसिटी का यूज़ पता है हमको कितना क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इंडिया में सीखने को मिलेगी। अब ज़रा इंडिया के अंदर फ़ोन बनाना शुरू करते कोई कंपनी, तो इंडियन लोग भी सीखेंगे कि किस तरीके से फ़ोन बनाने चाहिए, किस तरीके से काम करने चाहिए, और ऐसे ही हमारे इंडिया में भी खुद के फ़ोन बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकल क्या है डेवलपमेंट भी देखते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का, रोड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, सबकी ज़रूरत पड़ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जगह से दूसरी जगह माल जाना सही हो जाएगा इधर उधर, तो जाहिर सी बात है उस जगह की रोड डेवलप हो जाएगी, उस जगह पे बिल्डिंग्स बनने शुरू हो जाएगी, उस जगह पे रेलवे का काम बड़े शोर से होगा, जोर शोर से। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे 24 घंटे आएगी, है ना। तो अब दिल्ली एक इंडस्ट्रियल सिटी है ना, यहाँ पे 24 घंटे सिटी मतलब हमारे वो रहती है इलेक्ट्रिसिटी। मगर वहीं क्या गाँव में होती है क्या इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे? नहीं ना। तो कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी है नहीं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मगर इंडिया में, यहाँ पे दिल्ली में इंडस्ट्री इतनी है कि यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी अगर बिजली रोक दें तो इंडस्ट्री पे इसका बहुत भारी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बताओ येस और नो, समझ में आया? येस और नो समझ में आ गया? चलिए, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये बिल्कुल पसंद आए होंगे, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन थे ये। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके कमेंट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।